हाय। आईवीएफ की कंसल्टेशन के दौरान बहुत बार हमारे सामने कॉमन सवाल आता है कि क्या आईवीएफ के इंजेक्शन से एक फीमेल की बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं होता। क्या वो जो ओवरीज बहुत फूल जाती है, बहुत सारे आप अंडे बनाने के लिए इंजेक्शन दे रहे हो, अंडे निकालते हो, उसकी वजह से एक फीमेल की जान को खतरा तो नहीं हो सकता। तो आज बात करते हैं इसके बारे में, जिसे कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। अब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जैसा कि नाम बता रहा है, ये है OHSS। अब आईवीएफ में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन इज डिजायरेबल। हम चाहते हैं कि हर महीने दो जो ओवरीज में से एक ही अंडा बन रहा है, उसकी जगह पीरियड के दूसरे दिन हमें जितने भी फॉलिकल्स दिख रहे होते हैं उसमें से हमारे करीब मोर देन 10 राइज करें, सो दैट हमारा आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो अच्छा हो पाए। बिकॉज आईवीएफ में हमें पता है जितने अंडे निकलते हैं जरूरी नहीं है सब अच्छे हो, जो अच्छे हैं जरूरी नहीं है सब ए ग्रेड के एम्ब्रियोस तैयार करें। सो एक तरीके से चयन हो रहा होता है बेस्ट ए ग्रेड एम्ब्रियोस का, जिसको डालने पे प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम यानी 70% के करीब हो पाए। अब हम अपने सेंटर में देखो ये काउंसलिंग का पार्ट रखते हैं कि हम बताएं कि ये क्या होता है। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें जब ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होता है उसके बाद बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस, बिकॉज ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स, ओवरीज में जब बड़े बड़े फॉलिकल्स बन के एस्पिरेट हो जाते हैं, एग रिट्रीवल आपका हो गया, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये जो पानी होता है इसकी वजह से आप ब्लोटेड रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूरिन पास नहीं हो रहा होता, सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है और बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। बट दिस कॉम्प्लिकेशन इज टोटली अवॉइडेबल। देखिए ये जो है ये तब होता है जब एक फीमेल का एग रिजर्व ज्यादा हो, उनकी एज कम हो, लीन हो, वजन कम हो, पहले हिस्ट्री रही हो कि ऐसा हाइपर स्टिमुलेशन हुआ हो, E2 लेवल्स बहुत ज्यादा हो। तो अगर कोई भी फीमेल आईवीएफ के लिए जा रही है जिनके ये पैरामीटर्स हैं, उनको आईवीएफ लो डोज से शुरू किया जाता है, जिसको हम इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स के इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है अगर बाकियों को 225 यूनिट से स्टार्ट किया जाए तो उन्हें हो सकता है हम 150 या 175 के करीब से स्टार्ट कर। जैसे जैसे रिस्पांस आता है ये डोज और कम भी की जा सकती है और इसको हम साथ साथ मॉनिटर कर सकते हैं E2 लेवल से और अल्ट्रासाउंड से। सेकेंड मोस्टली आजकल जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है दैट इज एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल। एंटागनिस्ट के भी बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आ गई हैं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली भी है जिसके साथ हमने लेट्रोजोल भी कभी कभी दिया हुआ है। आइडिया क्या है इसके अंदर कि आपका जब एग रिट्रीवल हो जाए तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, चांस होना चाहिए कि आप ये दवाइयाँ थोड़ा और लंबा अगर दे दें तो सारा जो हॉर्मोन्स राइज करें वो तुरंत फॉल कर जाए, E2 लेवल्स जो ज्यादा है वो तुरंत फॉल कर जाए, जिसकी वजह से ये जो रेमिनेंट सिस्ट है ये भी डिसॉल्व हो जाए और आपको ये सारे सिम्टम्स ना हो। पहले के जमाने में एक ही तरीके का प्रोटोकॉल था, एगनिस्ट प्रोटोकॉल, जो आपके जिस महीने आईवीएफ हो रहा है उससे पहले वाले महीने में 21वें दिन से शुरू होता था। उसके चलते ये लिबर्टी हमारे पास नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास ये ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ द चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोटोकॉल्स दैट वी फॉलो। तीसरी बात आती है एचसीजी का ट्रिगर इंजेक्शन। एचसीजी का डोज दिया जाता है फॉर मेच्योरेशन ऑफ द एग बिफोर द एग रिट्रीवल। ना इसके डोज को भी अगर हम कम करते हैं तो हमारा ये जो पैटर्न है ब्लोटिंग का और ये पानी भरने का ये काफी कम हो सकता है। और सेफर ट्रिगर इंजेक्शंस की बात करें तो जीएनआरएच एगनिस्ट ट्रिगर भी आजकल अवेलेबल होता है इन्हीं प्रोटोकॉल्स में, जिसको यूज कर सकते हैं, जो मदद करता है कि आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स ना हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हेल्प करती है वो होती है फ्रीजॉल स्ट्रैटेजी। अगर कभी भी लगता है कि ओवरीज का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, ईस्ट्राडियोल लेवल्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में फ्रेश ट्रांसफर अवॉइड करते हैं। सारे एग्स जितने रिट्रीव हुए हैं उनसे एम्ब्रियोज बना के उन्हें फ्रीज कर लेते हैं। कुछ लंबे समय तक ये दवाइयां देते हैं, आपको जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं एंड देन मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस रिवर्स। इस दौरान जब तक पीरियड नहीं आते
हैवीपन, ब्लोटिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, दीज आर वेरी माइल्ड सिम्टम्स. They will not progress to something that is very dangerous for your life. So IVF overall एक safe procedure हो गया because of these changes, and इन changes को हम पूरी तरीके से अपने center में follow करते हैं ताकि IVF की हम complications को तो कम कर ही पाएं, at the same time IVF की journey को आपके लिए और comfortable बना पाएं. So low dose antagonist protocols and साथ ही freeze all strategy की वजह से we have been able to have no OHSS till date. अगर आपके और कोई सवाल है IVF के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे अवेलेबल.